हेलो एवरीवन। अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आपका स्वागत है हमारी सीरीज एलटी ग्रेड एग्जाम पिन में। उम्मीद है आप सभी सही होंगे, बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड परीक्षाएं चल रही हैं। सोशल साइंस की परीक्षा जल्दी होने वाली है। एक सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ है, 10 दिन से भी। तो इसमें हम ने इतिहास पाठ्यक्रम को देखा है। क्रमशः मैंने अपनी पूरी सीरीज में एलटी ग्रेड एग्जाम पिन सीरीज जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसमें 19-20 वीडियो के माध्यम से हमने प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है और देखा है कौन कौन से इन टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप से प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। लास्ट टॉपिक हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक और गोखले, सुभाष चंद्र बोस के योगदान से रिलेटेड था। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता की प्राप्ति, क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना। तो इनके बीच में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लास्ट में जितने भी मिशन आए तो उनके क्या क्या प्रावधान थे, तो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो इसकी फैक्ट्स हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा स्वतंत्रता के बाद भारत 1950 ईस्वी तक, छोटा सा टॉपिक रहेगा। इसमें से ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होगा। लेकिन आज हम देखेंगे क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्रिप्स प्रस्ताव पर ही चर्चा करेंगे जो 1942 में आया था। देखिए, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। तारीख जरूर याद रखना, कब घोषणा की गई थी, कब भारत आया, मंथ और तारीख इसमें जरूर ध्यान रखना, पूछा जाता है। नियर अबाउट रख देंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाती है इससे। तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। 23 मार्च को यह मिशन भारत पहुंचा। 30 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की। तो आप देख सकते हैं 11 मार्च को घोषणा हुई, बहुत स्पीड में काम चला। 23 मार्च को यह मिशन भारत भी आ गया और 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपनी योजना भी प्रस्तुत कर दी। इस मिशन को भारत में इसलिए भेजा गया क्योंकि इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर ब्रिटेन की स्थिति नाजुक बनती जा रही थी। पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण तथा पूर्वी एशिया में उसकी बढ़ती प्रगति से सरकार घबरा उठी। सुभाष चंद्र बोस जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। तो ये कुछ कारक थे। पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन किन कारणों से आया, तो इस टाइप से भी कूट में क्वेश्चन आ जाते हैं। बर्मा में अंग्रेजों की स्थिति नाजुक बनती जा रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के करीब आए। संभावित जापानी आक्रमण को आधार बनाकर बारदौली अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने का निर्णय किया। दूसरी तरफ हताशा और निराशा में ब्रिटेन भारत का पूरा और सक्रिय सहयोग पाने के लिए परेशान था, ताकि न केवल जापान को आगे बढ़ने से रोका जा सके बल्कि युद्ध की तैयारी में उसे भरपूर मदद मिल सके। इस उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया। तो जो भी हमने ऊपर इतनी चीजें पढ़ी हैं, ये क्रिप्स मिशन के कारण है। क्यों, क्या परिस्थिति ऐसी बनी जिससे क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, क्योंकि इसमें डिटेल्ड जो कूट वाले क्वेश्चन है वह आते हैं। तो आपने देखा कि क्रिप्स मिशन आने के क्या कारण थे। चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि वह भारत की राजनीति की समस्या का उचित समाधान निकाले ताकि भारतीयों को समर्थन मिल सके। फलतः सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारतीय आया और उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसकी सिफारिशें निम्न थी। तो एक क्वेश्चन बनता है इन कारणों से, जो कारण हमने ऊपर देखे हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी सिफारिशें इनके द्वारा की गई थी, अब हमें देखेंगे। तो युद्धोपरांत एक भारतीय संघ का निर्माण का प्रबंध किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा, तो इसमें पूर्ण उपनिवेश का दर्जा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन युद्ध के बाद भारतीय संघ के निर्माण का प्रबंध करना भी इसका प्रावधान था। राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। ये चीज पूछी जाती है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। तो आप ये देख सकते हैं, पहला कि भारतीय संघ का निर्माण का प्रबंध होगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा और राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार भी इनको प्राप्त होगा। दूसरा देखेंगे, युद्ध के पश्चात जो प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं हैं, निचले सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो इन्होंने संविधान निर्मात्री जो परिषद थी या संविधान सभा को स्वीकार किया था, जो देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इस संविधान सभा में देशी रियासतों के भी प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान, जो संविधान सभा की प्रावधान था और इनके द्वारा जो संविधान निर्माण किया जाता था, सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकती थी इसे। पहला, जो प्रांत इससे सहमत नहीं है वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हो तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसमें एक प्रावधान किया गया था कि जो संविधान निर्मात्री सभा है वो अगर
कोई संविधान बनाती है और उसे कोई राज्य अस्वीकार कर देता है तो वह पूर्ववर्ती स्थिति में बना रहेगा। इसी का विरोध कांग्रेस या अन्य समूहों ने किया था। दूसरा था भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों हितों को लेकर एक समझौता होगा। तो इन्होंने भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक के हितों को लेकर समझौता होगा, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग थी उनको भी संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए इस टाइप के प्रावधान इन्होंने रखे थे। नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटेन की सरकार पर होगा, ब्रिटिश सरकार पर होगा। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में इसकी तुलना की जाती है, जो 1940 में निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव आया था। तो अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला हुआ था। ये पॉजिटिव चीज थी जो उसमें की थी। इस प्रकार क्रिप्स की इस योजना को निम्नलिखितों के अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील माना जाता है। कूट में इस टाइप से स्टेटमेंट आता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। तो अब इसको पूछा जाता है गांधी जी ने इसमें क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। तो दोस्तों देख सकते हैं आप संविधान सभा में जो प्रावधान किए गए थे क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा वो इस प्रकार से थे, जिन्हें कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इसी टाइप से फंसाया गया था इसमें, क्योंकि ये जो संविधान बनाएगा वो सभी पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा और सभी लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं। ये ब्रिटिश जानती थी ब्रिटिश सत्ता, तो इसीलिए ऐसे प्रावधान डाले गए थे। तो ये असफल हुआ क्योंकि इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसमें पॉजिटिव चीज क्या थी कि राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार उसको देने का प्रावधान किया गया था। आगे देखेंगे गोपालाचारी योजना। ये पूछा जाता है सीआर फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। 1944 में आया था ये। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने पुनः एक बार राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस एवं लीग के मध्य सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया था। 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से सी राजगोपालाचारी, ये ध्यान रखिएगा किसका फॉर्मूला था, तो ये सी राजगोपालाचारी का था। इन्होंने दोनों दलों के बीच समझौते के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतिम सरकार के निर्माण में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम लीग है वह भारतीय स्वतंत्रता का पहले समर्थन करेगी और अंतरिम सरकार के निर्माण में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। दूसरा पॉइंट था युद्ध की समाप्ति पर भारत के उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भागों के समीप स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। तत्पश्चात वयस्क मताधिकार प्रणाली के अनुसार इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना कराकर भारत से उनके संबंध विच्छेद का प्रश्न का निर्णय किया जाएगा कि आपको अलग होना है या नहीं। यदि ये क्षेत्र भारत से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट था। तीसरा था मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। बंटवारे की दिशा में प्रतिरक्षा, यातायात, संचार और अन्य विषयों में पारस्परिक समझौते की व्यवस्था होगी। मतलब एकदम से पृथककरण नहीं किया गया था इसमें कि अगर अलग चाहते हैं तब भी प्रतिरक्षा, यातायात, संचार, अन्य विषय में पारस्परिक समझौते की व्यवस्था होगी। निवासियों की अदल बदल उनकी स्वेच्छा पर होगी, जो जहां रहना चाहते हैं वहां रहेंगे। उपयुक्त शर्तों की दिशा में मान्य होंगी जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व देना स्वीकार कर ले। यह सारी मांगें तभी होंगी जब पूर्ण स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाए। और जो मुस्लिम लीग थी उसको भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करना था और अंतरिम सरकार में शामिल होना था। तो इस प्रकार से मांगे थी सी राजगोपालाचारी ने रखी थी 10 जुलाई 1944 को। हालांकि मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया था। गांधी जी ने उक्त फॉर्मूले पर जिन्ना को मनाने का भरकस प्रयास किया। उन्होंने पहली बार, हमने आगे ही पढ़ा था पहले वीडियो में, कायदे आजम महानेता की उपाधि से संबोधित किया था जिन्ना को, और राजगोपालाचारी ने उनके पाकिस्तान मांग का समर्थन किया, किंतु दोनों मिलकर जिन्ना को सीआर फॉर्मूले पर सहमत नहीं कर सके। तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने का एक अन्य प्रयास केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भूलाभाई देसाई द्वारा भी किया गया था। उन्होंने सभा में मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली से भेंट की और प्रस्ताव रखा कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए जिसमें सेना और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि तथा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधि बराबर की संख्या में हों। मुस्लिम लीग ने दोनों नेताओं द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। तो ये
पर्याप्त प्रयास चल रहे थे इसमें। भूलाभाई देसाई ने भी इसमें प्रयास किया था और सी राजगोपालाचारी जी ने भी। तो ये हमने प्रावधान देखे। यहाँ प्रावधान से भी क्वेश्चन आते हैं और सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि CR फॉर्मूला किसके द्वारा निर्मित था, तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। आगे बेबल योजना देखेंगे। तो दोस्तों बेबल योजना 14 जून 1945 को आई थी। 1945 में मित्र राष्ट्रों की सफलता के साथ द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया था। 21 मार्च 1945 को बेबल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए अचानक लंदन गए और वहां पर प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत मंत्री एमरी के साथ परामर्श किया। उसके बाद 14 जून 1945 को भारत लौटे तथा भारतीयों के समक्ष एक नई योजना रखी जिसे बेबल योजना कहा गया। तो 14 जून 1945 को उन्होंने एक नई योजना रखी थी बेबल योजना के नाम से। इसकी प्रमुख प्रावधान क्या थे ये देखेंगे। तो पहला प्रावधान था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा तथा उसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था परिषद में वायसराय के या सेना प्रमुख के अतिरिक्त सिर्फ सभी भारतीय सदस्य होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तो दूसरा पॉइंट था कि परिषद में वायसराय या सेना प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे लेकिन प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तीसरा था कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। ये विवाद की जड़ थी। वहीं कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार जो निषेधाधिकार करते थे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। और छठवां युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। तो कुछ प्रावधान ये थे लेकिन ये भी ज्यादा सफल नहीं हुआ था। तो बेबल के प्रस्ताव पर ही शिमला समझौता आया था। शिमला में जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात कही गई थी। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था ये भी पूछा जाता है 1945 में। बेबल योजना के तहत 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये भी पूछा जाता है कितने प्रतिनिधि थे शिमला समझौते में। 21 प्रतिनिधि। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फर खान कांग्रेस से थे, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब इस्माइल खान, लियाकत खान और अब्दुल रब निश्तर मुस्लिम लीग से थे। मास्टर तारा सिंह ने अकाली नेता के रूप में भाग लिया था। ये भी चीज पूछी जाती है कि अकाली नेता के कौन से नेता थे, तो मास्टर तारा सिंह। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये भी चीज पूछी जाती है क्या गांधी जी भी इसमें शामिल थे, तो नहीं। यद्यपि सम्मेलन के समय वह शिमला में ही थे। सम्मेलन का आरंभ बड़े आशामय वातावरण में हुआ था किंतु शीघ्र ही सांप्रदायिक मतभेद आएंगे, इससे निराशा आ गई। कार्यकारिणी परिषद में के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में मिस्टर जिन्ना का कहना था कि उसमें जितने भी मुसलमान होंगे वे सब लीग के होंगे। तो विवाद की जड़ यही थी कि पहले तो था कि 50-50% होंगे मुसलमान और कांग्रेस से लोग, और जो मुसलमान होंगे इन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम लीग से ही होंगे ना कि कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की सभा थी और लीग मुसलमानों की। तो हिंदू मुसलमान विभेद यहाँ कर दिया गया था। जिन्ना की इस विचारधारा से कांग्रेस सहमत न थी क्योंकि वह अपने को एक राष्ट्रीय संस्था मानती थी और धर्मनिरपेक्ष संस्था थी। पुनश्च अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार मांगा। कारण स्वरूप कांग्रेस और लीग का समझौता ना हो सका और अन्य दलों में भी मतैक्य नहीं बने। तो बहुत से विवाद इसमें आ गए थे। एक तो धर्म को लेके कि हिंदू और मुस्लिम कहाँ से होंगे, और दूसरा अनुसूचित जाति का पृथक आपका नामांकन करने का अधिकार, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये विवाद जब हुए तो 14 जुलाई को वायसराय ने सम्मेलन को असफल बनाकर समाप्त कर दिया। तो 14 जुलाई 1945 को ये असफल हो गया था। 25 जून से 14 जुलाई तक बहस चलती रही और इसको असफल होकर समाप्त कर दिया गया। अब कैबिनेट मिशन के बारे में देखेंगे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, इनकी डेट जरूर याद रखना, डेट से क्वेश्चन बड़े नजदीकी से पूछे जाते हैं। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार भारत की सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजेगी, जिसके सदस्य कौन कौन से थे, तो भारत मंत्री लॉरेंस, सर क्रिप्स तथा एबी एलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे इसमें। जॉन लॉरेंस, सर क्रिप्स
और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे तथा विभिन्न दलों के नेताओं से इन्होंने विचार विमर्श किया। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत के तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण हेतु एक योजना को प्रस्तुत किया। अब इसके क्या क्या प्रावधान थे ये देखेंगे। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। दूसरा, संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अपशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। तो अपशिष्ट शक्तियां यहाँ प्रांतों में निहित होने का कहा गया था। विकेंद्रीकृत सरकार एक तरीके से बन रही थी। भारत की एकता बनाए रखी जाएगी, इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया। तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होना था, ना कि वयस्क मताधिकार से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बनता है। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तो ये भी आधार पूछा जाता था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाना था। प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो वहीं के प्रमुख समुदाय के उनकी मध्य जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। मान्यता प्राप्त समुदाय थे सामान्य, मुस्लिम और सिख समुदाय। केवल पंजाब में बकाया 2 भागों में थे। अगला, देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति, जो प्रांतों में संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होगी, एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाना था। तो जो देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव इस विधि से होना था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि शामिल थे। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि थे, जो 292 + 4 कमिश्नर प्रांत वाले जोड़ के। इनका आधार पर किस आधार पर विभाजन था, ये आप देख सकते हैं नीचे। सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4। तो जो आप विभाजन देख सकते हैं, 296 प्रतिनिधि, 292 आपके प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, टोटल 296। इनमें सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, भाग का, खा और गा। भाग का के तहत शामिल थे मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत और बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। ये पूछा जाता है किस भाग में कौन से शामिल थे। भाग खा के तहत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध था। गा के तहत असम और बंगाल को रखा गया था। तो 3 भागों में विभाजित थे। प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये पूछा जाता है किस रियासत के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, तो हैदराबाद रियासत के। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। निर्वाचन में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। पुनश्च कैबिनेट मिशन के तहत वायसराय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए अगस्त 1940 ईस्वी को आमंत्रित किया, जिसे नेहरू ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई की धमकी दी और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसकी भी डेट पूछी जाती है। इसमें ये तारीख देख लीजिएगा, जो अंतरिम सरकार बनाने के लिए जब बुलाया गया था तो 22 या 24 अगस्त थी, इसको कंफर्म कर लेना। और 2 सितंबर को सरकार का गठन किया गया था, अंतरिम सरकार। तो ये तारीखें भी पूछी जाती हैं। अंतरिम सरकार बनाने के लिए कब आमंत्रित किया गया और कब सरकार बनी। सरकार बनी थी 2 सितंबर को, और जो अंतिम सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था ये शायद 24 अगस्त था, 22 या 24, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अब माउंटबेटन योजना के बारे में देखेंगे। इसे 3 जून की योजना या मनबाटन योजना या बालकन प्लान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञातव्य, आरंभ में इस योजना का अब्दुल कलाम आजाद और गांधी जी ने विरोध किया था, किंतु जब कोई विकल्प शेष नहीं रह गया तो उन्होंने समझौते का मार्ग का चयन किया। गांधी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी।
तदुपरांत इस योजना की पुष्टि के लिए आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। ये क्वेश्चन यहां से आता है कि जो माउंटबेटन योजना थी इसको स्वीकार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वो बनी थी समिति, तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बैठक हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारतीय विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो प्रस्ताव भारत विभाजन का किसने प्रस्तुत किया था? गोविंद वल्लभ पंत जी ने, तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन किया था। तो ये प्रस्ताव रखना और समर्थन करना एक क्वेश्चन बनता है यहां से। क्या तब है कि खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिटवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन एवं मौलाना हफीजुर रहमान आदि ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था। तो इसका समर्थन उन्होंने नहीं किया था। तो ये नाम भी याद रखिएगा आप लोग। ये चीज पूछी जाती है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इसे राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। तो किसने इस योजना को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन कहा, समर्पण? तो डॉक्टर किचलू। इसमें प्रावधान थे, भारत को 2 राष्ट्रों में बांट दिया गया, भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन किया गया, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया, तभी विभाजन होगा। 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण होना था, ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता भारत में। भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेटस होंगे, दोनों देशों को अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार होगा, संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होगी, संप्रभुता। पंजाब और बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन होगा। विभाजन के लिए सीमा आयोग, जो रेडक्लिफ आयोग है, पूछा जाता है, का गठन किया जाएगा। सिंध विधानसभा को पाकिस्तान में शामिल होने का अधिकार दिया गया। वहीं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराया गया, यहाँ जनमत संग्रह कराया जाना था। असम का सिलहट जिला जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय करेगा। देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया जाएगा, स्वतंत्र रहने की अनुमति इसमें नहीं दी गई थी। देसी रियासतें या तो पाकिस्तान में जाए या भारत में, स्वतंत्र रहने की अनुमति इनको नहीं थी। गवर्नर जनरल को अस्थायी रूप से विशेष अधिकार दिए गए थे। तो ये सब प्रावधान थे इसमें। योजना के तहत प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र भारत पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाना था। देसी रियासतों को अपनी इच्छानुसार भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी, अर्थात उनकी सर्वोच्चता का अधिकार उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो कि इसे अपनाने को तैयार ना हो। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग करने का अधिकार होगा। तो ये प्रावधान भी इसमें थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया, अतः ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। ये चीज हमने संवैधानिक विकास में देखा था, इसके प्रावधान। तो इस प्रकार क्रिप्स मिशन से लेकर माउंटबेटन योजना तक भारत में सत्ता का स्थानांतरण हुआ, भारत का विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूट में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें इसके प्रावधान पूछे जाते हैं, और फैक्ट में आप तारीखें, इनका कालक्रम, बेबल योजना कब थी, सीआर फॉर्मूला कब था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, लिनलिथगो का प्रस्ताव कब आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। तो इस टाइप से कालक्रम में भी पूछ लिया जाता है। इनके प्रावधान ज्यादातर पूछे जाते हैं, और इनकी डेट्स, कब प्रस्ताव आना था, कब भारत आया था, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने इसमें ये सारे प्रावधान देखे हैं। यहीं से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, बकाया इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतिम जो सेकंड लास्ट टॉपिक था, स्वतंत्रता की प्राप्ति, क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना, इसको कवर किया। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए कि आयोग किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी हमने चर्चा की। अब आपका अंतिम टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद भारत, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने अंतिम वीडियो में। तब तक आप इन सब सीरीज को देखते रहिए। विभिन्न वीडियो के माध्यम से हमने अपनी सीरीज में पूरे सिलेबस को कवर कराया है, इनको रिवीजन इनका करते रहिए।
हमारे ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ताकि अंतिम सप्ताह आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं और पेपर को क्वालिफाई करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्वतंत्रता के बाद भारत 1950 तक देखेंगे किस टाइप से फैक्ट्स में पूछे जा सकते हैं।